को बहुत शिद्दत से सुन रहा था। जो आपका पहला सवाल है कि जनता कब समन भेजेगी। डॉक्टर लोहिया का एक कथन है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन अब सवाल ये है कि आजादी के अमृत महोत्सव में, मतलब ये जो 75वां साल चल रहा है, उसमें वो कौम अब जिंदा बची है कि नहीं बची है, ये भी अब सवाल पूछा जाने लगा है। क्योंकि ये जो कौम है वो आपस में इतनी ज्यादा विभाजित हो चुकी है कि या तो वो सरकार के साथ है या वो सरकार के विरोध में। ये देश पूरा इस नजरिए से बट चुका है। यहां तक कि मीडिया के बारे में भी आमतौर पर लोग पूछ लेते हैं कि किस पार्टी से हैं आप। एक जमाने में ये होता था कि जो जनमानस है, जो मीडिया है, जुडिशरी है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो आमतौर पर सरकार पर एक तरह की नकेल कसती थी, उनके लिए प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करती। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाएं कितनी बौनी हो चुकी हैं। मीडिया तो उसका नाम ही गोदी मीडिया हो चुका है। जनता धार्मिक रूप से और जातिगत रूप से बहुत ज्यादा विभाजित हो चुकी है। उसके भीतर नागरिकता बोध जो होना चाहिए था, उसकी जगह पर वो हिंदू है कि मुसलमान है कि वो सवर्ण है कि वो दलित है कि वो आदिवासी है, ये तमाम भावनाएं बहुत तेजी से गई हैं। और ये उस तेजी से गई हैं कि जहां नागरिकता बोध छलनी हो रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पहले भी होती थी, लेकिन उसमें नागरिकता बोध सबसे आगे रहता था और समावेशी विकास हो देश का और देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों की परवरिश होती रहे एक तरह से। उसमें ये सामाजिक न्याय के सवाल या जो वंचित तबका है, जो उत्पीड़ित जनमानस है, उसके सवाल, मजदूरों के, किसानों के, इन सब के सवाल सामने आते थे और उस तरह से सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में एक बैलेंस रहता था। सरकार पर एक तरह की नकेल उसकी कसी रहती थी कि उसकी जो नीतियां हैं वो जन पक्षधर हों। लेकिन आज के हालात में संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? विपक्षी दलों को पंगु बनाने के लिए, उन्हें कटघरे में खड़ा करना है और उनको डिफेम करना है। कुछ ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जब ईडी के ऑफिस जाएंगे, सोनिया गांधी जाएंगी, ममता बनर्जी या उनके कोई मंत्री जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से डिफेम होंगे। तो जनमानस में उनको बेईमान, उनको चोर वगैरह वगैरह आपको सिद्ध करना है। दूसरी तरफ अब आप देख लीजिए, इस ईडी ने पिछले 8 साल में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां छापा डाला है क्या? या जो पहले खुद ममता बनर्जी के यहां जो अभी लोग हैं, जो कुछ दिनों पहले बीजेपी में थे, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, उस समय ईडी ने शिकंजा कसा था। जब वो बीजेपी में आते हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये अब दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ढका छिपा हो। तो ये जो स्थिति है कि जहां पर सीधे तौर पर, खुले तौर पर इनका इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को पंगु बनाने के लिए, और जनमानस को इतना आप घृणास्पद और विभाजित बना दीजिए कि वो सरकार से सवाल पूछने में ही एक तरह से असमर्थ हो, सरकार से सवाल पूछे ही नहीं, अपाहिज उसको बना दिया जाए मानसिक रूप से। ऐसी स्थितियों में बहुत मुश्किल है कि जहां हम लोकतंत्र की बात कर सकें, जहां हम संसदीय परंपराओं की बात कर सकें, जहां हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर सकें कि उनका पालन हो रहा है या बहुत हेल्दी तरीके से राजनीति चल रही है। अब ये राजनीति नहीं हो रही, ये जो एकाधिकारवादी, ये जो सर्वशक्तिमान टाइप की जो सत्ता बनी है, वो इन सब को खत्म करके, माने जो भी विपक्षी दल हैं, और कांग्रेस पर बार तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव आता है वैसे ही होता है, तो ये सब खत्म करके और बिल्कुल निष्कंटक रूप से 2024 को फतह किया जाए, ऐसा सरकार सोचती होगी, भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी। लेकिन उनको चैलेंज भी मिल रहा है। दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा चुनौती उभर करके आ रही है, चाहे वो स्टालिन हो या केसीआर हो।
ममता बनर्जी को हो सकता है कि आप खामोश कर लें, अरविंद केजरीवाल को हो सकता है आप खामोश कर लें, लेकिन दक्षिण भारत की जो आवाजें हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि दबाया जा सकता है। और वहां से भी अगर ये आवाज उठेगी तो फिर वो रोजगार का सवाल, वो महंगाई का सवाल, वो बेरोजगारी का सवाल, जो बढ़ती हुई आपकी गरीबी है उसका भी सवाल आएगा, जो अमीरों की संख्या बढ़ रही है उसका भी सवाल आएगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो निष्कंटक बनाने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो आम आदमी के सवालों से होते हुए और दक्षिण भारत की जो आवाजें हैं ये मिल करके मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा इस सरकार को एक तरह से निष्कंटक अपना मार्ग